नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 50 शेड्स ऑफ ग्रे के अध्याय 12 में। आज जिंदगी में पहली बार मेरे मन ने कहा कि तुझे एक लंबी दौड़ लगानी चाहिए। मैंने अपने गलीज और कभी इस्तेमाल न हुए जूते निकाले, एक ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहनी और बालों की 2 चोटियों में बांध लिया। उन यादों को मन में दोहराते हुए चेहरे पर लाली छा गई और मैंने कानों में आईपॉड की तार लगा ली। मैं उन्नत तकनीक से युक्त उस खिलौने के आगे बैठकर और कुछ पढ़ने या जानने की हाल में नहीं थी। मुझे अपनी इस ऊर्जा को कहीं और खपाने की आवश्यकता थी। वैसे सही कहूँ तो दिल में यह भी आया कि क्यों न भागते हुए हीटमैन होटल तक चली जाऊं ताकि उससे मिल सकूं। पर वह 5 मील दूर था। मुझे नहीं लगता कि मैं 1 मील भी दौड़ सकती हूँ। वैसे ये भी हो सकता है कि वह मुझे वहीं लताड़ दे, तब तो कहीं मुँह छिपाने की भी कोई जगह नहीं मिलेगी। मैं दरवाजे से निकलने लगी तो केट कार से बाहर आ रही थी। मुझे इस रूप में देखते उसके हाथ से शॉपिंग बैग छूटने को हो गए। एना स्टील दौड़ के लिए जा रही है? मैंने हाथ हिलाया और उसके सवालों को जवाब देने के बजाय आगे चल दी। मुझे सचमुच अपने लिए थोड़ा सा अकेला समय चाहिए था। मैं तेजी से पार्क की ओर बढ़ी। मैं क्या करने जा रही हूँ? मैं उसे पाना चाहती हूँ, पर उसकी शर्तों पर। मैं नहीं जानती, शायद यहाँ थोड़ी सौदेबाजी करनी पड़े। उस बेहुदे अनुबंध को सारा का सारा पढ़ो और देखो कौन सी बात को मंजूर कर सकते हैं और कौन सी मंजूर नहीं होगी। मेरे अध्ययन से पता चला कि ये कानूनी रूप से मान्य नहीं है। उसे भी यह पता होगा, बस वह रिश्ते के निजी मापदंड बनाने के लिए यह सब कर रहा है। इससे पता चलता है कि हम दोनों इस रिश्ते में एक दूसरे से क्या अपेक्षा रखते हैं। क्या मैं पूरी तरह से उसकी सेक्स गुलाम बनने को तैयार हूँ? क्या मैं उसे वह सब देने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं इसके लायक हूँ? मैं एक से एक सवालों से घिरी हुई थी। वह ऐसा क्यों है? क्या इसलिए कि उसे कम से उम्र में ही पदभ्रष्ट किया गया था? मैं नहीं जानती। वह अभी किसी रहस्य से कम नहीं है। मैं एक बड़े से स्प्रूस के पास घुटनों पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाने की कोशिश करती ताजी हवा को फेफड़ों में भरा। ओह, ये तो बड़ा ही प्यारा एहसास है। ऐसा लगा कि नई जान आ गई। मुझे उसे बताना होगा कि मुझे कौन सी बात पसंद है और कौन सी नापसंद। मुझे उसे अपने विचार ईमेल करने होंगे ताकि हम बुधवार की बैठक में उन पर चर्चा कर सके। मैंने एक गहरी सांस खुलकर ली और जॉग करते हुए वापस अपार्टमेंट में आ गई। केट अपने बारबाडोस के अवकाश के लिए जी भर कर खरीदारी कर रही है, जिनमें खासतौर पर बिकनी और लुंगी शामिल है। वह तो जो भी पहनेगी उसी में खिल जाएगी, पर फिर भी उसने मुझे सामने बिठाकर सारी पोशाकें पहन पहन कर दिखाई और मैं एक ही बात को कई तरीके से बदल बदल कर कहती रही, केट, तुम जबरदस्त लग रही हो। उसकी पतली छरेरी काया देखकर तो कोई भी मर मिटे। माना वह मुझे जलाने के लिए ऐसा नहीं कर रही, पर मैं कमरे में बचा सामान समेटने के नाम पर वहां से उठ गई। अपने आप को काफी अधूरा सा महसूस कर रही थी। मैंने उस मुफ्त तकनीक को गले लगाते हुए लैपटॉप ऑन कर लिया और क्रिश्चियन को ईमेल भेजा। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट WSUV का सदमा, डेट 23 मई 2011, टू क्रिश्चियन डे। ओके, मैंने बहुत देख लिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, एना। मैंने सेंड बटन दबा दिया और अपनी मजाक पर खुद को गले से लगाकर हंसने लगी। क्या उसे भी मजाक पसंद आएगा? ओह, शायद नहीं। क्रिश्चियन ग्रे अपने मजाकिया स्वभाव के लिए नहीं जाना जाता, पर मुझे पता है कि उसमें ये गुण है। मुझे उसका अनुभव है, पर शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। मैं उसके जवाब का इंतजार करने लगी। काफी देर तक इंतजार करती रही। फिर अलार्म घड़ी पर नजर मारी। 10 मिनट बीत गए थे। मैंने अपने पेट में मच रही खलबली को शांत करने के लिहाज से कोई और काम करने की सोची। फिर वही काम करने लगी जो मैंने केट को कहा था, यानी अपने कमरे का सामान पैक करना। मैं बिखरी किताबों को एक बॉक्स में बंद करना शुरू कर दिया। 9 बजे तक मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। शायद वह कहीं बाहर हो। मैंने अपने कानों से आईपॉड के ईयर प्लग निकाले और मेज पर बैठकर अनुबंध के लिए बिंदु बनाने लगी। पता नहीं अचानक कैसे मेरी नजर एक कोने पर गई
और मैंने उसे अपने बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा पाया। वह वहां खड़ा गहराई से घूर रहा था। उसने सफेद लिनन की कमीज के साथ ग्रे पैजामा नुमा पैंट पहनी हुई थी और कार की चाबियों को धीरे धीरे घुमा रहा था। मैं तो वहीं जड़ रह गई। गुड इवनिंग मिसेस स्टील। उसकी आवाज काफी मुलायम है, पर चेहरे के भावों से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मेरी तो जैसे बोलती ही बंद हो गई है। लानत है केट पर, मुझे बताया भी नहीं और उसे सीधा मेरे कमरे में ही भेज दिया। अंदर ही अंदर मैं जानती हूँ कि मैं दौड़ से आने के बाद उन्हीं कपड़ों में पसीने से लथपथ बैठी हूँ और वह अपने उसी अंदाज में खुशबुओं से महक रहा है। दूसरी बात यह है कि वह मेरे बेडरूम में खड़ा है। मुझे लगा कि तुम्हारे ईमेल का जवाब तो खुदा कर ही दिया जा सकता है। उसने सफाई दी। मैंने 2 बार मुंह खोला और बंद कर लिया। ये तो मेरा ही मजाक उड़ाया जा रहा है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह मेल पढ़ते ही अपने काम धंधे छोड़कर यहाँ आ जाएगा। क्या मैं बैठ सकता हूँ? उसने पूछा और आंखों में शरारत नाच उठी। शुक्र है, शायद उसे मजाक इतना बुरा भी नहीं लगा। मैंने हामी भरी। अब भी आवाज नहीं निकल रही। क्रिश्चियन मेरे पलंग पर बैठ गया। मैं सोच रहा था कि तुम्हारा सोने का कमरा कैसा दिखता होगा, वह बोला। मैंने आसपास नजर घुमाई ताकि कहीं मुझे छिपाने की जगह मिल जाए। नहीं, दरवाजे खिड़की के अलावा कोई और उपाय नहीं है। मेरा कमरा छोटा पर बड़े काम का है। इसमें सफेद आयरन का डबल बेड है जिस पर मॉम के हाथ की बनी रजाई पड़ी है। यह उन्होंने तब बनाई थी जिन दिनों उन्हें यह काम करने का जुनून सवार हुआ था। पूरा कमरा हल्के नीले व क्रीम रंग में है। ये जगह तो काफी शांत है, वह हौले से बोला। पर अभी नहीं, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार मेरी जुबान काबू में आई और मैंने सांस लेते हुए पूछ ही लिया, यहाँ कैसे? वह मुस्कुराया। मैं अभी इत्मीनान में ही हूँ। मैं जानती हूँ। क्या तुम एक ड्रिंक लेना चाहोगे? मैं जो भी कहूँगी मेरी ये विनम्रता उस कमी को ढांप लेगी। नहीं, थैंक यू एनेस्टेशिया। वह गर्दन टेढ़ी कर अपनी दुष्टता से भरी मुस्कान देने लगा। खैर, शायद मुझे लेनी पड़ेगी। तो मुझसे मिलकर तुम्हें अच्छा लगा? हाँ। हाय, ये तो बुरा मान गया। मैं अपनी उंगलियों को घूरने लगी। मैं खुद को इस पछड़े से कैसे निकालूंगी? अगर मैंने कहा कि वह मजाक था तो शायद उसे ये बात पसंद नहीं आएगी। मैंने सोचा कि तुम मेल से जवाब दोगे, मैंने दयनीय से स्वर में कहा। क्या तुम जानकर अपना निचला होंठ काट रही हो? मैंने अपना होंठ दांतों से अलग करते हुए पलकें झपकाई। मुझे नहीं पता था कि मैं अपना होंठ काट रही हूँ, मैं हौले से बोली। मेरा दिल धड़क रहा है। मैं अपने भीतर से उठती इस हिलोर को महसूस कर पा रही हूँ। नसों में फिर से वही मीठी चुभन जाग रही है। वो मेरे साथ ही बैठा और उसने मेरी चोटियों को खोलकर बाल लहरा दिए। मैं जैसे उसके हाथों के स्पर्श से सम्मोहित हो गई हूँ। तो तुमने तय कर ही लिया है कि व्यायाम करोगी? उसने बड़े मीठे और प्यारे सुर में कहा। उसकी सांस बड़ी मीठी और मोहक थी। क्यों एनेस्टेशिया? उसने अपने हाथों से बालों की लट कान के पीछे की और उंगलियों से कान को धीरे धीरे छेड़ने लगा। फिर उसने मेरे कान के आसपास उंगलियां घुमाते हुए उन्हें खींचा। ये तो बहुत ही उत्तेजक था। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, मैं हौले से बोली। मैं इस समय वही हूँ। हिरण, कार की बत्तियां, शमा, परवाना, पंछी, सांप, और वह अच्छी तरह जानता है कि वह मेरे साथ क्या कर रहा है। इसमें सोचना क्या है एनेस्टेशिया? तुम्हारे बारे में। और तुमने तय किया कि बस मुझे जानकर तुम्हें अच्छा लगा। क्या तुम मुझे बाइबल के अर्थ में जानने की बात कर रही थी? ओह, मैं खिसिया गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हें बाइबल की जानकारी होगी। एना, मैं संडे स्कूल में गया हूँ और सब जानता हूँ। वैसे मुझे तो याद नहीं कि बाइबल में किसी तरह की निप्पल पर लगाने वाली चिमटियों का जिक्र आता है। शायद तुम्हें किसी आधुनिक अनुवाद से पढ़ाया गया होगा। उसके टेढ़े होठों पर मुस्कान खेल गई और मेरी आंखें उसके चेहरे पर चिपक कर रह गईं।
वैसे मुझे लगा कि तुमसे मिलकर तुम्हें याद दिलाना चाहिए कि मुझे जानना कितना भला लगता था। हाय, मैं उसे हैरानी से मुंह फाड़े देखती रही और उसकी उंगलियां मेरे कानों से चिबुक तक आ गईं। मिस स्टीव, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? उसकी आंखों में एक चुनौती है, उसके होंठ मेरे होठों से मिलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और मेरे भीतर एक तीखी चाह हिलोर ले रही है। मैं जाने कब उसकी बाहों में पहुंच गई और पलक झपकते मैं पलंग पर उसके भार तले दबी हुई थी। मेरी बाहें सिर के ऊपर फैली थीं और वो पूरी ताकत से मुझे सूंघ रहा था। वो मुझे चाहता है और यही एहसास मुझे तसल्ली देने के लिए काफी है। न तो नन्ही बिकनियों वाली केट, न उन 15 सेक्स गुलामों से में से कोई और न ही मिसेस रॉबिन्सन। मैं और सिर्फ मैं। ये खूबसूरत इंसान मुझे चाहता है। मेरे भीतर बैठी लड़की ऐसी धमकी कि पूरे पोर्टलैंड को रोशन कर सकती थी। उसने मुझे चूमना बंद किया। मैंने आंखें खोली तो वह मुझे ही घूर रहा था। मुझ पर भरोसा करो। उसने सांस ली। मैंने हामी भरी। दिल तेजी से धड़क रहा था और नसों में लहू उबाल ले रहा था। उसने अपनी पैंट की जेब से वही सिल्वर वेयर टाई निकाली जिसने उस दिन मेरे हाथों पर छाप छोड़ी थी। उसने एक ही झटके में मेरे दोनों हाथ उससे बांध दिए, पर इस बार टाई का एक छोर मेरे पलंग की लोहे की सलाख से बंधा हुआ था। उसने उसे खींचकर जांचा कि वह सही तरीके से बंधा है या नहीं। अब मैं हिल नहीं सकती। मैं बंधी हुई हूँ। मैं अपनी पलंग से बंधी हूँ और खुद को उत्तेजित पा रही हूँ। उसने मुझे विजयी मुस्कान के साथ देखा और आंखों में घिराई चाह साफ देखी जा सकती थी। बेहतर है, वह हौले से बोला और फिर मेरे जूते उतारने लगा। नहीं, मैंने विरोध करते हुए उसे परे करना चाहा। वह रुक गया। अगर ज्यादा तंग किया तो मैं तुम्हारे पाँव को भी बांध दूंगा एनेस्टेशिया। शोर मचाओगी तो तुम्हारा मुंह भी बंद कर दूंगा। चुप रहो। बेशक कैथरीन बाहर आसपास ही कहीं मंडरा रही होगी। मेरा मुंह बंद। खेट। मैं चुप हो गई। वह कुशलता से मेरे जूते और मोजे उतार देता और धीरे धीरे मेरी स्वेट पैंट उतार देता है। ओह, मैंने कौन सी पैंटी पहनी हुई है। वह मुझे उठाता और मेरे नीचे रजाई खींचता और मुझे वापस नीचे बिठा देता है, इस बार चादर पर। वह अपना निचला होंठ धीरे धीरे चाटता है। तुम होंठ को काट रही हो एनेस्टेशिया। तुम जानती हो कि इसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो अपनी लंबी तर्जनी मेरे मुंह पर रखकर एक चेतावनी के रूप में। अरे बाप रे। मैं मुश्किल से अपने आप को रोक पाती हूँ। असहाय पड़ी रहती हूँ। उसे अपने कमरे में शान से घूमते हुए देखती हूँ। यह एक मादक काम उत्तेजक दृश्य है। धीरे धीरे लगभग इत्मीनान से वह अपने जूते और मोजे उतारता है और अपनी पैंट खोलता है और अपनी शर्ट को अपने सिर के ऊपर उठाता है। मुझे लगता है तुमने बहुत कुछ देख लिया है। वह चालाकी से हंसता है। वह फिर से मेरे पास बैठता है, मेरी टी शर्ट ऊपर खींचता है और मुझे लगता है कि वैसे मुझसे उतार देगा, लेकिन वह इसे मेरे गर्दन तक घुमाता और फिर मेरे सिर के ऊपर खींचता है ताकि वह मेरा मुंह और मेरी नाक देख सके, लेकिन यह मेरी आंखों को ढक देता है क्योंकि यह मुड़ा हुआ है। मैं इसके माध्यम से कुछ भी नहीं देख सकती। अरे वाह, ये सब तो और भी बेहतर होता जा रहा है। मैं ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। उसने हौले से मेरे होंठ चूमे और कमरे से निकल गया। ड्रिंक लेने जा रहा है? कहाँ? कैसे? पोर्टलैंड या सिएटल? मैंने अपने कान बाहर की ओर लगा दिए। मुझे पता है कि वह केट से बात कर रहा है। अरे नहीं, वह भी बिना पूरे कपड़ों के, पर हो सकता है बाहर जाने से पहले उसने उन्हें पहन लिया हो। पता नहीं केट क्या सोचेगी। वह लौट आया और उसके हाथ में पकड़े गिलास में बर्फ की गोल गोल घूमने की आवाज सुनाई दी। एनेस्टेशिया, क्या तुम्हें प्यास लगी है? उसने चिढ़ाया। हाँ, मैंने कहा क्योंकि अचानक ही मेरा हलक सूख गया। वह झुका और अपने मुंह में भरा पेय पदार्थ मेरे मुंह में डाल दिया। उसके चुंबन के साथ ही मेरे मुंह में व्हाइट वाइन का स्वाद घुल गया। यह तो दिव्य जान पड़ा क्योंकि उसके मुंह से होकर जो आ रहा था, ये तो सचमुच हॉट है। और वो हौले से बोला और मैंने हामी भरी।
उसने झुककर अपने होठों से एक और घूंट मेरे मुंह में डाल दिया। एनास्टेशिया, हम और नहीं पी सकते। हमें पता है कि तुम्हें ज्यादा वाइन रास नहीं आती। फिर उसने बर्फ के टुकड़े के साथ थोड़ी और वाइन मुंह में डाल दी और वह अपने ठंडे होठों से मेरे पूरे शरीर पर चुंबनों की बरसात करने लगा। उसने ठंडी वाइन के साथ मेरी नाभि में बर्फ का एक टुकड़ा डाल दिया, जो मेरे पेट की गहराइयों तक एक तीखी जलन पैदा करता चला गया। वाह, अब तुम्हें बिल्कुल स्थिर रहना है, वह हौले से बोला। एनास्टेशिया, अगर तुम हिली तो सारे बिस्तर पर वाइन बिखर जाएगी। मेरे कूल्हे सहज रूप से लचीले हो जाते हैं और अगर ये शराब गिरी तो तुम्हें सजा मिलेगी। मैं कराहती और अपने बंधन को खींचते हुए अपने कूल्हों को हिलने से रोकने की इच्छा से बुरी तरह लड़ती हूँ। अरे नहीं, वह एक उंगली से मेरी ब्रा के कपों को बारी बारी से नीचे खींचता और मेरे स्तन ऊपर की ओर उठ जाते हैं। नीचे झुकते हुए वह बारी बारी से मेरे प्रत्येक निप्पल को ठंडे ठंडे होठों से चूमता और खींचता है। मैं अपने शरीर से लड़ती हूँ क्योंकि वह प्रतिक्रिया में हिलने की कोशिश करता है। यह कितना अच्छा है, वह मेरे एक निप्पल पर फूंक मारते हुए सांस लेते हुए पूछता है। मुझे बर्फ की एक और झंझनाहट सुनाई देती है और फिर मैं इसे अपने दाहिने निप्पल के चारों ओर महसूस करती हूँ, क्योंकि वह बाएं को अपने होठों से खींचता है। मैं हिलने न पाने की कोशिश करते हुए कराहती हूँ। ये अच्छी पीड़ादायक यातना है। अगर तुमने शराब गिरा दी तो मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा। ओह प्लीज क्रिश्चियन सर, प्लीज। वो मुझे पागल कर रहा है। मैंने उसे मुस्कुराते हुए सुना। मेरी संवेदनशील त्वचा उसके स्पर्श और इस ठंडक के बीच झूल रही थी। मैं उसे चाहती हूँ अब भी मेरे अंदर। उसकी मस्त उंगलियां मेरे पेट पर आराम से घूम रही। मेरी त्वचा अत्यधिक संवेदनशील है। मेरे कूल्हे अपने आप मुड़ जाते हैं और मेरी नाभि से अब गर्म तरल पदार्थ मेरे पेट पर रिसता है। क्रिश्चियन तेजी से आगे बढ़ता और उसे अपनी जीभ से सहलाता है, चूमता है, मुझे धीरे से काटता, चूसता है। ओह एनास्टेशिया, तुम हिली और सारे वाइन गिर गई। मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं बुरी तरह से हाँफ रही हूँ। बस मैं उसके स्वर और उस छुअन पर ही ध्यान लगा पा रही हूँ। मन और कुछ भी वास्तविक नहीं है, कुछ भी मायने नहीं रखता। मेरे रडार में कुछ और दर्ज हो ही नहीं रहा है। उसकी उंगलियां मेरी पैंटी में घुस जाते हैं और तेजी से सांस लेता है। ओह बेबी, वह बड़बड़ाता है और दो उंगलियां मेरे अंदर डाल देता है। मैंने गहरी सांस भरी। तुम तो इतनी जल्दी मेरे लिए तैयार हो, वह कहता है और वह अपनी उंगलियों धीरे धीरे अंदर बाहर घुमाता है और मैं अपने कूल्हों को ऊपर झुकाते हुए उस पर दबाव डालती हूँ। तुम बहुत लालची लड़की हो, वह धीरे से डांटता है और उसका अंगूठा मेरे क्लिटोरिस को सहलाता और फिर दबा देता है। जब मेरा शरीर उसकी विशेषज्ञ उंगलियों पर थिरकने लगता है तो मैं जोर से कराह उठती हूँ। वो ऊपर आता है और टी शर्ट को मेरे सिर के ऊपर कर देता ताकि मैं साइड लाइट की नरम रोशनी में उसे देख सकूं। मैं उसे छूने के लिए तरस रही हूँ। मैं भी तुम्हें छूना चाहती हूँ, मैंने कहा। मैं जानता हूँ, वह बुदबुदाया। उसने मुझे झुककर चूमा और मेरे चेहरे पर आए बाल अपने हाथों से पीछे कर दिए। उसकी उंगलियां अभी भी लयबद्ध तरीके से मेरे अंदर घूम रही हैं। उसका अंगूठा घूम रहा है और दबा रहा है। उसका दूसरा हाथ मेरे बालों को मेरे सिर से हटाता है और मेरे सिर को अपनी जगह पर रखता है। उसकी जीभ उसकी उंगलियों की हरकतों को प्रतिबिंबित करती है। जैसे ही मैं उसके हाथ पर दबाव डालती हूँ मेरे पैर अकड़ने लगते हैं। वह अपना हाथ रोक लेता है और मुझे किनारे से वापस ले आता है। वह ऐसा बार बार करता है। यह बहुत निराशाजनक है। ओह क्रिश्चियन, मैं मन ही मन चिल्ला रही हूँ। यह तुम्हारी सजा है, इतने करीब और फिर भी बहुत दूर। क्या यह अच्छा है? वह मेरे कान में सांस लेता है।
मैं रो पड़ती हूँ, थकान से अपने बंधन को खींचती हूँ। मैं असहाय हूँ, इस कामुक पीड़ा में खोई हुई हूँ। प्लीज, मैं विनती करती हूँ और अंततः उसे मुझ पर दया आ जाती है। मैं आज तुम्हें कैसे छोड़ूं एनेस्टेशिया? ओह, मेरा शरीर कांपने लगता है और फिर शांत हो गया। प्लीज, तुम क्या चाहते हो एनेस्टेशिया? तुम्हें मेरे अंदर अभी, मैं कराते हुए कहती हूँ, क्या मैं तुम्हें इस तरह छू दूं या इस तरह या फिर इस तरह? ये एक अंतहीन विकल्प है। उसने मेरे होठों के सामने सांस लेते हुए कहा। वह अपना हाथ हटाता और पन्नी के पैकेट के लिए बेड साइड टेबल की ओर बढ़ता है। वह मेरे पैरों के बीच घुटनों के बल बैठ गया और बहुत धीरे से उसने मेरी पैंटी खींच दी। मुझे घूरते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। वो कॉन्डोम लगाता और मैं मंत्रमुग्ध होकर देखती हूँ। यह कितना अच्छा है। और खुद को सहलाते हुए कहता है, मैंने मजाक किया था। मैं फुसफुसाते हुए कहती हूँ, प्लीज फक मी क्रिश्चियन। जब उसका हाथ उसकी लिंग की प्रभावशाली लंबाई के साथ ऊपर नीचे होता तो वह अपनी भौहें ऊपर उठाता है। एक मजाक? उसकी आवाज खतरनाक रूप से नरम है। हाँ प्लीज क्रिश्चियन, मैंने उससे विनती की। क्या अब तुम हंस रही हो? नहीं, मैं धीरे से कहती हूँ, मैं यौन तनावग्रस्त जरूरत की सिर्फ एक गेंद हूँ। वह एक पल के लिए मेरी ओर देखता है, मेरी जरूरत को मापता है, फिर वह अचानक मुझे पकड़ लेता और मुझे पलट देता है। वो मुझे आश्चर्यचकित कर देता है और क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मुझे अपनी कोहनियों के सहारे खुद को सहारा देना पड़ता है। वह मेरे दोनों घुटनों को बिस्तर पर ऊपर धकेलता है, जिससे मेरा पिछला हिस्सा हवा में रहता है और वह मुझे जोर से थप्पड़ मारता है। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाते वह मेरे अंदर आ जाता है। मैं चिल्ला देती हूँ थप्पड़ से और उसके अचानक हमले से और तुरंत ही बार बार आ जाती हूँ। उसके नीचे गिर जाती हूँ क्योंकि वह लगातार मुझ पर वार करता रहता है। वह नहीं रुकता। मैं खत्म हो गई हूँ, मैं इसे और नहीं ले सकती। वह लगातार करता जाता है। मैं अपने अंदर फिर से कुछ बनता हुआ महसूस करती हूँ। निश्चित रूप से नहीं, नहीं। चलो एनास्टेशिया, फिर से। वह भिजे हुए दांतों के माध्यम से गुर्राता है और अविश्वसनीय रूप से मेरा शरीर प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही मैं चरम पर पहुंचती हूँ, उसके चारों ओर ऐंठने लगती हूँ, उसका नाम पुकारती हूँ। मैं फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती हूँ और क्रिश्चियन शांत हो जाता है, अंततः जाने देता है, चुपचाप अपनी रिहाई पाता है। वह जोर जोर से सांसें लेते हुए मेरे ऊपर गिर पड़ता है। ये कितना अच्छा था, वो अपने भिजे हुए दांतों से पूछता है। अरे बाप रे, मैं हांफती हुई बिस्तर पर पड़ी रही। मैंने आंखें बंद कर ली और वह धीरे धीरे मुझसे दूर चला गया। वह तुरंत उठता और कपड़े पहनता है। जब वह पूरी तरह से कपड़े पहन लेता है तो बिस्तर पर वापस चढ़ जाता और धीरे से अपनी टाई खोलता और मेरी टी शर्ट उतार देता है। मैं अपनी उंगलियां मोड़ती हूँ और अपनी कलाइयों को रगड़ती हूँ। टाई से मेरी कलाइयों पर बने हुए पैटर्न को देखकर मुस्कुराती हूँ। वह रजाई मेरे ऊपर खींचता और मैं अपनी ब्रा को फिर से ठीक कर लेती हूँ। मैं पूरी तरह चकित होकर उसकी ओर देखती हूँ और वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराता है। ये सब तो बहुत ही अच्छा था, मैंने धीरे से कहा। ओह, फिर से वही अच्छा शब्द का प्रयोग। तुम्हें ये शब्द पसंद नहीं है, मुझ पर सूट नहीं करता। मिस स्टील, क्या आज के बाद मेरे अहम को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगी? पर मैंने तो ऐसी कोई कोशिश नहीं की। अच्छा, तो तुम्हें यही लगता है? उसने मेरे पास कोने एक बल लेटते हुए कहा। कोई तुम्हें छुए तो तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता? मैंने पूछा। बस नहीं लगता। वह आगे आया, मेरे माथे पर एक छोटा सा चुंबन अंकित कर दिया। तो तुम्हारा वह ईमेल एक मजाक था? मैंने माफी मांगने के अंदाज में एक मुस्कान दी और कंधे झटक दिए। अच्छा, तो तुम अभी मेरे प्रस्ताव पर विचार कर रही हो? हाँ, तुम्हारा अभद्र प्रस्ताव, पर मेरे अपने कुछ मुद्दे हैं। उसने मुझे देखकर राहत की सांस ली।
अगर वे ना होते तो मुझे मायूसी होती। मैं उन्हें तुम्हें ईमेल करने ही जा रही थी कि तुमने यहाँ आकर बाधा डाल दी। ओह अच्छा जी। देखा, मैं जानती थी कहीं न कहीं तुम भी हास्य प्रिय हो, पर दिखाते नहीं हो। एनेस्टेशिया, कुछ चीजें ही मजेदार होती हैं। मुझे लगा कि तुम ना कह रही हो और उसके बाद कोई चर्चा नहीं होगी। उसका स्वर डूब गया। मैं तो अभी भी नहीं जानती, मैंने अभी तक तय नहीं किया है। क्या तुम मेरे गले में पट्टा डालोगे? उसने भौना चाहिए। तुम अपनी रिसर्च कर चुकी हो है ना? मैं नहीं जानता, पर मैंने कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की है। ओह, क्या मुझे इस बात पर हैरान होना चाहिए? मैंने तो इन बातों के बारे में मैं तो इन बातों के बारे में कितना कम जानती हूँ। क्या कहूँ? क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था? मैं हौले से बोली। हाँ, मिसेस रॉबिन्सन। वह खुलकर हंसा और कितना जवां और बेपरवाह दिखने लगा। उसने अपनी गर्दन पीछे झटकी और उसकी हंसी की चोट मुझे भी लग गई। मैं भी मुस्कुरा उठी। मैं उन्हें बताऊंगा कि तुमने ऐसा कहा। उन्हें सुनकर मजा आएगा। तुम अब भी उससे नियमित रूप से बात करते हो? मैं अपनी आवाज के सदमे को छिपा नहीं सकी। हाँ। अब वह गंभीर हो गया। ओह, अचानक से कहीं जलन का तेज भभका उठा। मैं अपनी इस भावना से बेचैन हो उठी। ओह, तो कोई है जिसके साथ तुम अपनी जीवन शैली के बारे में चर्चा कर सकते हो, पर मुझे इसकी इजाजत नहीं है। उसने त्योरी चढ़ाई। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इस बारे में इस तरह से सोचा होगा। मिसेस रॉबिन्सन उस जीवन का एक हिस्सा नहीं है। मैंने कहा ना कि अब वे एक अच्छी दोस्त हैं। अगर चाहोगे तो अपनी किसी पिछली सेक्स गुलाम से भी तुम्हें मिलवा सकता हूँ। तुम उससे बात कर सकती हो। क्या? वो जानबूझकर मुझे परेशान करना चाह रहा है। क्या तुमने मजाक करने के लिए ये तरीका खोजा है? नहीं एनास्टेशिया, उसने हैरानी से गर्दन हिलाई। नहीं, मैं अपने आप सब कर लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उस पर झपटी और रजाई को चिबुक तक खींच लिया। उसने मुझे बड़ी हैरानी से घूरा। एनास्टेशिया, मैं उसके शब्द कहीं खो से गए। पहले तो बता दूं कि तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। मैं तो तुम्हारी ये बात सुनकर अचंभे में हूँ। अचंभे में? मैं तुम्हारे पिछली किसी दोस्त या सेक्स गुलाम से ना तो मिलना चाहती हूँ और ना ही बात करना चाहती हूँ। एनास्टेशिया स्टील, क्या तुम्हें जलन हो रही है? मैं एकदम शर्मा गई। क्या तुम यहीं रहोगे? कल सुबह हिटमैन में नाश्ते के समय एक मीटिंग है। वैसे भी मैं बता चुका हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स, गुलाम या दासी वगैरह के साथ नहीं सोता। शुक्रवार और शनिवार इसके अपवाद हैं। ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं उसकी गंभीर आवाज में छिपे निश्चय को सुन सकती थी। मैंने अपने होंठ भींच लिए। खैर, मैं काफी थक गई हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर से निकालना चाहती हो? उसने हैरानी और मायूसी के मिले जुले स्वर में पूछा। हाँ। वाह, ये भी पहली बार हो रहा है। तो अभी कोई बात नहीं करना चाहती अनुबंध के बारे में? नहीं। मैंने दो टूक जवाब दिया। बढ़िया, पूरा वक्त लो। मैं तुम्हारी ऐसी पिटाई लगाऊंगा कि हम दोनों ही बेहतर महसूस करेंगे। तुम ऐसी बातें मुझसे नहीं कर सकते। मैंने अभी किसी तरह के एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए हैं। एनास्टेशिया, इंसान सपने तो देख ही सकता है ना? उसने आगे आकर मेरी चिबुक थाम ली। बुधवार। फिर होठों को हौले से चूमा। बुधवार, मैंने हामी दी। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। मैं उठी और झट से अपने कपड़े पहन लिए। वो बेमन से बाहर निकला। मेरे बाल बिखरे हुए थे और मुझे पता था कि कैथरीन के सवालों का जवाब देना होगा। मैंने झट से उन्हें पीछे बांधा और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बड़े कमरे में देखा। केट वहां नहीं थी। शायद वो अपने कमरे में फोन पर होगी। क्रिश्चियन मेरे साथ बाहर आया। वहां से बाहर आने तक मेरे विचार और भावनाएं काफी हद तक बदल चुकी थी। अब मुझसे नाराज नहीं थे। अचानक ही मुझे शर्म महसूस होने लगी। मैं नहीं चाहती कि वह यहाँ से जाए। पहली बार दिल ने चाहा काश वह एक आम इंसान होता।
मुझसे एक सामान्य संबंध रख पाता जिसमें किसी भी तरह के 10 पृष्ठों के अनुबंध, फ्लॉगर, खूंटियों और प्लेरूम की छत का कोई काम न होता। मैंने उसके लिए दरवाज़ा खोला और अपने हाथों को घूरने लगी। पहली बार आज मैंने अपने घर में किसी के साथ सेक्स किया। बेशक ये बहुत अच्छा था, पर पता नहीं क्यों मन में खटास सी आ गई है। मैं उसकी इच्छा की गुलाम थी। मेरे भीतर बैठी लड़की ने गर्दन मटकाई। तू भी तो हिटमैन तक छोड़कर जाना चाह रही थी ताकि उसके साथ तुझे घर पर ही सब कुछ मिल गया। उसने अपनी बाजुएं मोड़ी और चेहरे पर इन भावों के साथ पांव पटके। अब और इससे ज्यादा क्या तू चाहती है? क्रिश्चियन थोड़ा आगे जाकर खड़ा होगा, मेरा चिबुक थाम कर मुझे ऊपर देखने को मजबूर किया। उसकी भौहों में बल थे। तुम ठीक तो हो? उसने मेरे निचले होंठ पर अंगूठा फिराते हुए कहा। हाँ, मैंने कहा, पर सच कहूं तो मैं के तौर पर यह नहीं बता सकती कि थी। मैं जानती हूँ कि अगर मुझे इसके साथ यह सब करना है तो चोट खानी ही होगी। वह किसी भी तरह से मुझे और कुछ देने के लायक नहीं है, न ही दिलचस्पी रखता, न ही कुछ देना चाहता है। और मैं उससे और भी ज्यादा चाहती हूँ, बहुत ज्यादा। कुछ देर पहले मेरे मन की जलन की जो भावना पैदा हुई वो उसका नतीजा थी। बुधवार उसने पक्का किया और आगे आकर मुझे चूम लिया। उसका यह चुंबन दूसरे चुंबनों से काफी हद तक अलग था। उसका जुनून महसूस किया जा सकता था। मैंने उसके बाजुओं पर अपने हाथ टिका दिए। मैं उन्हें उसके बालों में फिराना चाहती थी, पर जानती थी कि वह यह पसंद नहीं करेगा। उसने मेरे माथे के साथ अपना माथा जोड़ा। आंखें बंद हो गई और आवाज ठहर सी गई। एनास्टेशिया, वह हौले से फुसफुसाया, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? मैं भी तुम्हें यही कह सकती हूँ, मैं बोली। उसने गहरी सांस का मेरा माथा चूमा और चला गया। वह कार की ओर जाते समय बालों में हाथ फिरा रहा था। उसने कार का दरवाजा खोलते हुए दिलकश मुस्कान दी। जवाब में मेरी मुस्कान बहुत ही कमजोर और उलझन भरी थी। मुझे एक बार फिर से सूरज के बहुत पास होकर उड़ते एक कारस का चित्र याद आ गया। वह अपनी स्पोर्ट कार में बैठा तो मैंने दरवाजा बंद कर लिया। रोने का दिल चाह रहा था। दिल को कचोट सी महसूस हो रही थी। मैंने अपने कमरे में जाकर दरवाजा थोड़ा सा बंद किया और खुद को संभालना चाहा, पर ऐसा हो नहीं सका। मैं वहीं फर्श पर बैठकर घुटनों में सिर दे रोने लगी। केट ने हौले से दरवाजा खोला। है ना? वह बोली। उसने मुझे देखते ही अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। क्या हुआ? वह भला के हसीन और दिलफरेब इंसान ने तेरा दिल दुखाया? नहीं केट, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने मुझे उठाकर पलंग पर बिठा दिया। तेरे बाल कैसे बिखरे पड़े हैं? अपनी उदासी के बीच में मेरे चेहरे पर मुस्कान खिल गई। लगता है कि ये सब भयंकर रहा होगा। ये सब अच्छा ही रहा, इतना भयंकर भी नहीं था। केट मुस्कुराई। बढ़िया, पर तुम रो क्यों रही हो? तुम तो कभी नहीं रोती। उसने पास वाले टेबल से ब्रश लिया और मेरे बाल सुलझाने लगी। मुझे नहीं पता हमारा ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, मैंने अपनी उंगलियों घूरते हुए कहा। मुझे तो यही पता था कि तो उसे बुधवार को मिलने जा रही है। हाँ, जा रही है। हमारी योजना तो यही थी। तो फिर वह आज क्यों आया? मैंने उसे एक ईमेल भेजा था। उसे आने के लिए कहा था? नहीं, लिखा था कि मैं उससे और मिलना नहीं चाहती। और वह यहाँ आ गया, है ना? वो तो जीनियस है। दरअसल वह एक मजाक था। ओह, अब तो मैं भी उलझन में पड़ गई हूँ। मैंने धीरे धीरे उसे इस ईमेल के बारे में समझाया। तो तूने सोचा कि वह मेल से ही जवाब देगा? हाँ। और वह यहाँ आ गया? हाँ। मैं तो कहना चाहूंगी कि वह तेरा दीवाना हो गया है। मैंने भौं जाई। क्रिश्चियन ग्रे और मेरा दीवाना? वह तो एक नए खिलौने की तलाश में, एक सुविधाजनक खिलौना जिसके साथ बिस्तर में मनमानी की जा सके। मेरा दिल दर्द से ऐंठने लगा। यही तो हकीकत है। वह मेरे साथ सेक्स करने आया था, बस इतना ही है। कौन कहता है कि रोमांस मर गया है?
वो हौले से बुदबुदाई। मैंने केट को चौंका दिया। वैसे ये काम आसान नहीं था। मैंने कंधे झटके। वो सेक्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। हद है तेरी गुलामी की भी। उसने अपना सिर हिलाते हुए विश्वास जताया। मैं उसे लगातार पलक झपकते हुए देख रही हूँ और पूरे चेहरे पर लाली छा गई। ओह, मैं तो माने रंगे हाथों पकड़ी गई। कैथरीन कैवनर पुलित्जर पुरस्कार विजेता पर पत्रकार। एना, मैं समझ नहीं पा रही, वो तो तुझसे अपना लगाव जताने आया था। नहीं केट, हमारे बीच ऐसा कोई लगाव नहीं है। अगर क्रिश्चियन ग्रे के शब्दों में कहें तो वह बस शरीर का नाता रखना चाहता है। उसे प्यार जैसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैं जानती थी कि उसके बारे में कोई न कोई अजीब बात तो है। शायद वह किसी के साथ बंद कर नहीं रह सकता। मैंने आमी भरी और अंदर ही अंदर चुभन भी होने लगी। काश काश केट, मैं तुझे बताती कि अजीब उदास और शारीरिक संबंधों में भरोसा रखने वाला इंसान मुझसे क्या चाहता है, और तो उसी समय मुझे उसे भूलने को कह देती। तू मुझे उसके हाथों का खिलौना बनने से रोक ले। शायद ये सब कुछ ज्यादा ही हो गया। क्योंकि मैं ये विषय बदलना चाहती थी इसलिए मैं एलियट की बात करने लगी। उसका नाम लेते कैथरीन का तो पूरा रवैया ही बदल गया। वह दमकने लगी और भीनी से मुस्कान के साथ बोली, वह हमारी मदद करने के लिए शनिवार को सुबह ही यहाँ आ जाएगा। उसने बालों से ब्रश को गले से लगा लिया। ओह, ये तो उसके प्यार में गले तक डूबी हुई है। मुझे हल्की सी जलन भी हुई। केट को अपने लिए एक सामान्य साथी मिल गया और उसे पाकर बेहद खुश है। मुड़ी और उसे गले लगा लिया। ओह, मैं कहना भूल गई, जब तुम अंदर थी तो तुम्हारे डैड का फोन आया था। बॉब को थोड़ी चोट आई है, इसलिए वे दोनों तुम्हारे ग्रेजुएशन के लिए नहीं आ सकेंगे, पर तुम्हारे डैड वीरवार को आ जाएंगे। वे चाहते हैं कि तुम उनसे बात कर लो। ओह, मॉम को भी फोन नहीं करती? क्या बॉब ठीक है? हाँ, अब कल सुबह फोन करना, रात बहुत हो गई है। थैंक यू केट, अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं कल रे से भी बात करूंगी। वह मुस्कुराई, पर उसकी आंखों के छोरों पर मेरे लिए चिंता की लकीरें देखी जा सकती हैं। उसके जाने के बाद मैंने अनुबंध को फिर से पढ़ा और कुछ नोट्स बना लिए। जब सारा काम हो गया तो लैप ऑन किया ताकि जवाब दिया जा सके। मेरे इनबॉक्स में क्रिश्चियन का मेल आया हुआ था। फ्रॉम क्रिश्चियन डे, सब्जेक्ट इज शाम, डेट 23 मई, टू एनेस्टेशिया स्टील। मिसेस स्टील, मैं अनुबंध के बारे में तुम्हारे नोट्स की राह देख रहा हूँ। तब तक अच्छी नींद लेना बेबी। क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ, ग्रे एंटरप्राइज होल्डिंग इंक्स। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, कुछ मुद्दे, डेट 24 मई, क्रिश्चियन ग्रे। डियर मिस्टर ग्रे, यहाँ मैं अपने मुद्दों की सूची दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ बुधवार को डिनर के दौरान हम उस पर विस्तार से चर्चा कर लें। यह दिए नंबर क्लॉज से संबंध रखते हैं, तो ये नहीं समझ पा रही कि ये सब कुछ पूरी तरह से मेरे फायदे के लिए क्यों है। मेरी नारी संवेदनशीलता और सीमाओं के अन्वेषण के लिए मुझे यकीन है कि मुझे उसके लिए 10 पृष्ठों के अनुबंध की आवश्यकता नहीं है। बेशक ये सब तुम्हारे फायदे के लिए है। 4, जैसा कि तुम जानते हो, मैंने तुम्हारे सिवा अभी तक किसी से भी शारीरिक संबंध नहीं रखे। मैं नशा नहीं करती, मैंने कभी भी रक्तदान भी नहीं करवाया। मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। तुम अपने बारे में बताओ। 8, यदि मुझे लगे कि तुम नियमों के अनुसार नहीं चल रहे तो मैं किसी भी समय सब कुछ छोड़कर जा सकती हूँ। ओके, मुझे ये पसंद है। 9, तुम्हारे सारे हुक्म मानना, बिना किसी हिचक के तुम्हारे अनुशासन में चलना, हमें इस बारे में बात करनी होगी। 11, 1 महीने का ट्रायल पीरियड होगा, 3 महीने का नहीं। 12वें का पहला, मैं हर सप्ताह के अंत में मिलने का वादा नहीं कर सकती। मेरा भी एक जीवन है, यह होगा शायद 4 में से 3 सप्ताह ठीक रहेंगे। 15वें का दूसरा, लैंगिक रूप से फिट या किसी दूसरे रूप में मेरे शरीर का प्रयोग या दूसरा रूप क्या है। 15.5, यह अनुशासन से जुड़ा पूरा पैराग्राफ। मैं नहीं जानती कि मैं किसी भी तरह की मार के लिए तैयार हूं या नहीं। वैसे भी तुम मुझे बता चुके हो कि तुम परपीड़क नहीं हो। 15वें का 10वां, वैसे मुझे कभी किसी को उधार देने का एक विकल्प होगा। मुझे खुशी है कि उसे यहाँ प्राथमिकता नहीं दी गई।
15 का 14 नियम, इनके बारे में थोड़ी चर्चा। 15वें का 19, तुम्हारी मर्जी के बिना मैं अपने आप को स्पर्श करना, तुम्हें इससे क्या परेशानी है? वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं वह सब नहीं करती। 15वें का 21, अनुशासन, कृपया 15.5 को देखें। 15.22, मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देख सकती, क्यों? 15.24, मैं तुम्हें छू क्यों नहीं सकती? नियम, मैं 6 घंटे की नींद के लिए हामी देती हूँ। भोजन, मैं दी गई सूची में से खाना नहीं खाना चाहूंगी, या तो भोजन की सूची रहे या तो मैं सोच लो। कपड़े जहां तक तुम्हारे साथ हो उन्हें पहन लूंगी। ओके, व्यायाम हमने 3 घंटे तय किए थे, पर यहाँ अभी 4 ही लिखे हैं। कोमल सीमाएं, क्या हम इन पर फिर से चर्चा कर सकते हैं? किसी भी तरह की मुट्ठियों का प्रयोग नहीं होगा। ये किसी तरह से लटकाने वाली क्या बात है? शरीर के कोमल अंगों पर लगने वाले शिकंजे, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो बुधवार का क्या प्रोग्राम होगा? मैं उस दिन शाम 5 बजे तक काम पर रहूंगी। शुभ रात्रि, एना। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, मुद्दे 24 मई, एनेस्टेशिया स्टील। मिस स्टील, ये तो बहुत लंबी सूची है, तुम अभी तक सोई नहीं? क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ, ग्रे एंटरप्राइज होल्डिंग इंक। एनेस्टेशिया, फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, कड़ी मेहनत 24 मई, क्रिश्चियन ग्रे। श्रीमान, अगर आपको याद हो तो जब अचानक एक भटका हुआ दीवाना सन की मेरे कमरे में आया और बहकाने लगा तो मैं यही काम कर रही थी। शुभ रात्रि, एना। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट, आधी रात तक कड़ी मेहनत बंद करो। डेट 24 मई। टू एनेस्टेशिया स्टील, एनेस्टेशिया सोने जाओ। क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ, और एक अजीब सन की, ग्रे एंटरप्राइजेस होल्डिंग इंक। ओह, ये शब्द भी कैसे चीख रहे हैं। मैंने झट से बत्तियां बुझा दी। वह 6 मील की दूरी से मुझे धमकाने की ताकत रखता है। मैंने गर्दन हिलाई, दिल अभी भी भारी है। मैं पलंग पर लेटी और जल्द ही गहरी पर बेचैनी से भरी नींद की गोद में समा गई। इसी के साथ 50 शेड्स ऑफ ग्रे का 12वां अध्याय समाप्त होता है। जल्द ही मिलते हैं 13वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।